हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेड केयर पाथ के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नर्सिंग के थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो अपना अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और जिस व्यक्ति को इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक जरूर जरूर पहुंचाएं। क्योंकि अपन जब कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं या पर कहीं और हम जब पढ़ते हैं तो हमें वो चीजें नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे को पता है कि स्टूडेंट लाइफ में अपन को कैसे मटेरियल को कंज्यूम करना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो अपन स्क्रीन के ऊपर आप सबको दिख रहा होगा। सबसे पहले मेरे चैनल पर आप सभी का दोबारा से स्वागत है और आप अपने चैनल को, अपने परिवार को जरूर जरूर ज्वाइन करिएगा। और उसके बाद में अपन जब इसके अंदर देखते हैं तो अपना आज का टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी डिजीज। अब रेस्पिरेटरी डिजीज होती क्या है, तो उससे पहले अपन को रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना पड़ेगा जो कि अपना फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आता है। तो उसका अपन ग्रोसली इंट्रोडक्शन है या फिर उसको ग्रोसली रूप से अपन को समझ में आ जाए चीजें, इस तरीके से मैं आपको दोबारा रिवाइज भी करवा देता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो टॉपिक था। तो उसके लिए आपको इस स्लाइड के अंदर दिख रहा होगा रेस्पिरेटरी डिजीजेज क्या होती हैं और क्या नहीं होती है, वो अपन सब आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे सब। और उसमें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसका पार्ट वन अपन यहाँ पे देखते हैं। पार्ट वन के अंदर अपन सबसे पहले यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा कि रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसका अपन एक रिव्यू टाइप में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ताकि अपन बेसिक या फिर नॉर्मल सिस्टम को समझ पाएंगे, तभी अपन डिजीज वाले सिस्टम को समझ पाएंगे और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। अब गैस एक्सचेंज क्या होता है, जब अपन श्वास लेते हैं तो O2 को अपन कंज्यूम करते हैं और CO2 को एक्सेल आउट करते हैं, वो होता है एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज होता है। तो इसके अंदर डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू बॉडी एंड रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक बेसिक फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद में अपन देख रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ द अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये किससे बना हुआ होता है, तो ये एक अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बना हुआ सिस्टम होता है जो कि अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ में एक एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन के साथ में कोऑर्डिनेट होता है। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे होता है उसको अपन समझते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट होता है अपना जो हार्ट है, वो हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है शरीर के बहुत सारे भागों से, तो उस वो होता है CO2 जनरेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ज्यादा मात्रा में होती है। तो फिर लंग्स क्या करते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन के थ्रू या फिर पल्मोनरी एक्सचेंज के थ्रू अपने ब्लड के अंदर O2 को इंक्रीज करेंगे और CO2 को लंग्स के थ्रू बाहर निकालेंगे। तो उसको अपन बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों एकदम साथ में काम करते हैं या फिर साथ में वर्क करते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं इसकी एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। एनाटॉमी के अंदर पहला पॉइंट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता क्या है वो सबसे पहले अपन देखेंगे। तो इसके अंदर अपन देखते हैं तब ये नोज, नेजल कैविटी, साइनस और फेरिंग्स एंड लेरिंग्स के तहत बना हुआ होता है। और इसका काम क्या क्या है, ये नोज, इसके अंदर जो नोज होता है वो अपनी एयर को फिल्टर करता है क्योंकि उसके अंदर एयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, और जो अपनी एयर को अंदर लेते हैं उसको गर्म भी करता है और ह्यूमिडिफाइज एयर वाया ट्रबिनेट्स एंड सीलिया। सीलिया एक प्रकार की सेल्स का टाइप है जो अपनी एयर को क्लीन करने के अंदर हेल्प करेगी। किसके अंदर हेल्प करेगी, क्लीन करने के अंदर हेल्प करेगी। उसके बाद में द नेजल कैविटी एंड साइनस। साइनस क्या होते हैं, साइनस अपना जो फ्रंटल, स्पिनोइडल, एथेमोइडल, मैक्सिलरी, ये एक नेजल कैविटी के पार्ट्स होते हैं। और साइनस प्रोड्यूस करता है म्यूकस को। म्यूकस एक तरीके से अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि पैथोजन को ट्रैप कर लेता है, यानी पैथोजन को अपने अंदर समाहित कर लेता है और उनको एक्सेल आउट करने में मदद करता है और अपनी बॉडी को
प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से या फिर बाहरी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है उनसे। उसके बाद में इसके अंदर अपर के अंदर एक होता है द फेरिंग्स, फेरिंग्स भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो फेरिंग्स के अंदर 3 टाइप है फेरिंग्स के। सबसे पहला टाइप है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स होता है जो नोज के जस्ट पास में होता है, इसलिए इसका नाम है नेजोफेरिंग्स। उसके बाद में ओरोफेरिंग्स है जो कि ओरल कैविटी के जस्ट पास में होता है। उसके बाद में लेरिंगोफेरिंग्स है जो कि लेरिंग्स के जस्ट पास में होता है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सर्व एज ए पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। तो ये एक पैसेज वे की तरह काम करते हैं ताकि एयर जो है वो अपना जो ब्रोंकियल ट्री है उसके अंदर ही जाए और अपन जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो ईसोफेगस के अंदर ही जाए। उसके बाद में अपना आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स का मेन काम होता है वॉइस जनरेट करना। तो इसका अपन इसके अंदर देखते हैं, इसका पॉइंट है द लेरिंग्स कंटेन वोकल कॉर्ड्स। वोकल्स कॉर्ड जो अपनी वॉइस जनरेटिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद में आता है एपिग्लोटिस, जो कि अपन जब फूड कंज्यूम करते हैं तब वो अपना जो ब्रोंकियल या फिर जो ट्रेकिया है उसको प्रोटेक्ट करता है फूड को अंदर जाने से, विच प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग स्वेलिंग। मतलब जब अपन भोजन ग्रहण करते हैं तब उसको प्रोटेक्ट करता है कि भोजन उसके अंदर ना जाए, किसके अंदर? ट्रेकिया के अंदर ना जाए, ताकि लंग्स के अंदर अदर इन्फेक्शन फूड के थ्रू ना हो पाए। उसके बाद में अपन आगे जब देख रहे हैं तब आगे आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जो ट्रेकिया के जस्ट नीचे का भाग है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन जब इसमें देख रहे हैं तो उसके अंदर मेन होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, और उसके बाद में एल्वोलाई का ग्रुप है जो लंग्स को फॉर्म करता है। तो इसके अंदर जब ट्रेकिया और ब्रोंकाई होते हैं ये प्राइमरी ऊपर की तरफ होते हैं और ये सेकेंडरी होता है ब्रोंक्यूल्स, और एल्वोलाई टर्सरी लेवल पर अपन इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में द ट्रेकिया लाइंड विथ सिलिएटेड एपिथेलियम ब्रांचेज इनटू द राइट लेफ्ट मेन ब्रोंकाई। द राइट ब्रोंकाई इज शॉर्टर एंड वाइडर मेकिंग इट मोर प्रोन टू एस्पिरेशन। इन लाइंस का अपन मतलब देखते हैं तब इनमें जो सिलिएटेड एपिथेलियम है ये एक प्रकार का टिश्यू होता है जो कि इसमें ट्रेकिया के अंदर लाइन फॉर्मेशन का काम करता है। और ट्रेकिया 2 भागों में बंट जाता है। उसके अंदर 2 भागों में इसलिए बंटता है क्योंकि हम अपने अंदर लंग्स 2 साइड प्रेजेंट होते हैं। ये अपन पिक्चर के अंदर देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके अंदर जैसे कि ये अपना ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के इस साइड एक लंग्स का पार्ट हो गया और दूसरी साइड ये लंग्स का पार्ट हो गया। ठीक है, ये अपना ट्रेकिया 2 भागों में ऐसे बंटा हुआ होता है। अब अपन वापस वहीं पे आते हैं। तो उसके बाद में जो ब्रोंकाई होती है वो डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स एंडिंग इन एल्वोलाई डक्ट एंड सेक। ब्रोंकाई मतलब जो ब्रोंकाई होती हैं वो आगे डिवाइड होती हैं। जैसे कि आपको इसमें ये दिख रहा होगा ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई है जो कि ये आगे अदर ब्रांचेज में डिवाइड होके आप सबको विजुलाइज हो रही होगी। तो ये होती है ब्रोंकाई जो कि ब्रोंक्यूल्स का अदर स्मॉल पार्ट होती है, उनको ब्रोंकाई बोलते हैं। अब वापस अपन यहाँ पे देखें तब अगला पॉइंट है कि द लंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 लोब। लंग्स अपनी 2 लोब में डिवाइड होते हैं, 3 ऑन द राइट और 2 ऑन लेफ्ट। मतलब जो राइट वाला लंग्स है उसके 3 पार्ट होते हैं, सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर। सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर। और लेफ्ट वाले लंग्स के 2 भाग है, सुपीरियर, इंफीरियर। एक्यूमुलेट द हार्ट, क्योंकि लेफ्ट वाला लंग्स इसलिए छोटा है क्योंकि उसके जस्ट नीचे की साइड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो उस हार्ट के प्रेजेंट होने की वजह से वो राइट वाले से लेफ्ट वाला लंग्स क्या होता है, थोड़ा सा साइज के अंदर छोटा होता है। अब अगला अपन इसके अंदर देखें, द मीडिया स्टर्नम सेपरेट द लंग्स एंड हाउसेज द हार्ट, ग्रेट वेसल्स, ईसोफेगस एंड ट्रेकिया। अब जो मीडिया स्टर्नम होता है वो अपने लंग्स को, ईसोफेगस को, इन सबको सेपरेट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद में अपन ने सबसे पहले देख लिया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। उसके बाद में अपन ने देख लिया लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। अब अपन देखते हैं इसकी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है वो लंग्स को किस तरह प्रोटेक्ट करती है या फिर उसकी स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से हेल्प करती है। तो उसके अंदर सबसे पहले होता है द थोरेसिक केज। थोरेसिक केज के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, जैसे रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, वर्टिब्रा हो गया।
रिब्स अपन को प्रोटेक्ट करती है जब अपन के इधर लंग्स पे कुछ भार वगैरह कुछ आ जाए या फिर ये दबने से प्रोटेक्ट करती है ताकि वो लंग्स कोलैप्स नहीं हो पाए। और स्टर्नम हो गया जो सेपरेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, और वर्टिब्रा हो गया जो पीछे की साइड से लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, आगे से साइड से रिब्स करती है और पीछे की साइड से वर्टिब्रा अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में द डायफ्राम इज द प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। डायफ्राम क्या करता है, अपन जब एयर एक्सेल करते हैं और एक्सेल और इनहेल करते हैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, और ये एक तरीके से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टिंग टू इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब अपन किसी एयर को इंस्पायर करते हैं तब वो डायफ्राम होता है जो कि हेल्प करता है वॉल्यूम को बढ़ाने के अंदर और वॉल्यूम को डिक्रीज करने के अंदर। उसके बाद में अपन देखते हैं असेसरी मसल्स कौन कौन सी है जो इसके अंदर काम में लेंगी। तो इसके अंदर सबसे पहले असेसरी मसल है स्कालनेस, स्टेर्नियो कोलोइडो मस्टेटोइड्स, इंटरकोस्टल, असिस्ट ड्यूरिंग लेबोर्ड ब्रीथिंग। लेबोर्ड ब्रीथिंग एक ब्रीथिंग का टाइप होता है, उसके अंदर ये मसल्स असेसरी मसल्स है जो कि अपने लंग्स को हेल्प करती है ड्यूरिंग लेबोर्ड ब्रीथिंग के दूरी। उसके बाद में इसका जो दूसरा सपोर्टिंग पार्ट है प्लूरा। प्लूरा क्या होता है, प्लूरा विसरल और पैराइटल लेयर, दो लेयर होती है लंग्स के में, एक होती है लंग्स के पास में वो विसरल है और जो दूर होती है वो पैराइटल होती है। उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि फ्रिक्शन से लंग्स को बचाता है। फ्रिक्शन मतलब जो घर्षण लगता है उससे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है कि लंग्स की कोई भी एल्वोलाई डैमेज ना हो। तो ये प्लूरा का काम है, और प्लूरा दो भाग में डिवाइड है, विसरल और पैराइटल लेयर के अंदर। और ये फ्रिक्शन को कम करता है और नेगेटिव प्रेशर को बढ़ाता है। नेगेटिव प्रेशर क्या करता है, जो कि अपनी एयर के एक्सचेंज को और बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए उत्साहित या प्रेरित करता है। उसके बाद में अपन ये एक पिक्चर है लंग्स की जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी है। इसके अंदर सबसे पहले है स्पिनोइडल साइनस। ये साइनस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और साइनस है जो अपने मेन काम है जो कि ब्रेन का जो वेट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए साइनसेस का प्रयोग अपने बॉडी के अंदर हुआ है। उसके बाद में नेजल कॉनकाई जो नेजल्स को फॉर्म करते हैं वो होते हैं, और नोज हो गया, लेरिंग्स हो गया जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये यहाँ पे लेरिंग्स हो गया। उसके बाद में लेरिंग्स के जस्ट नीचे ट्रेकिया हो गया। अब इसमें मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, ये बात है कि इसके अंदर अब जब अपन देख रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले ये इतना जो पार्ट है ये आता है अपर रेस्पिरेटरी के अंदर, और इसके जो नीचे का पार्ट है ये आता है लोअर रेस्पिरेटरी के अंदर। इसके अंदर जो फ्रंटल साइनसेस, नेजल कॉन्क्लाई, नोज, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया नहीं आएगा, ट्रेकिया तक जितना भी पार्ट है वो इसके अंदर आएगा, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आएगा। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा वो अपन देखते हैं। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एल्वोलाई हो गई, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, राइट लंग, ब्रोंक्यूल्स, लेफ्ट लंग, डायफ्राम, ये सारे के सारे अंदर आएंगे। अब लोअर रेस्पिरेटरी के अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, लोअर रेस्पिरेटरी के अंदर आएंगे। और इसके अंदर अपन देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट की वजह से ये लेफ्ट वाला लंग है जो कि इस राइट वाले लंग से छोटा है, और राइट वाले लंग्स में आपको 3 पार्ट्स दिख रहे होंगे, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। इन पार्ट्स को लोब्स कहते हैं। और लेफ्ट वाले के अंदर आपको सिर्फ 2 लोब्स दिख रही है, एक ये वाली नीचे वाली लोब, एक ऊपर वाली लोब। अब अपन ये नीचे का जो पार्ट दिख रहा है ये डायफ्राम का पार्ट है। अब अपन इसकी जो आज मेन बात फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। अपन ने सबसे पहले एनाटॉमी देखी, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उसके अंदर अपने 2 चीजों के बारे में बात की, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो नेजल थी, नेजल कैविटी थी, एपिग्लोटिस था, ये सारी चीजें इंक्लूड थी। और उसके बाद में लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ट्रेकिया हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गई, ब्रोंकाई हो गई, ये सब इंक्लूड होती है। अब अपन इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि ये काम कैसे करता है, क्या काम कैसे करता है। तो ये काम 3 तरीके से करेगा। एक होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन अब क्या होता है उसके बारे में अपन जानते हैं। इन्वॉल्व इंस्पायरेशन, एक्टिव डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इंक्रीजिंग थोरेसिक वॉल्यूम एंड एक्सपायरेशन, पैसिव और इलास्टिक रिकॉल। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लंग्स कॉम्प्लायंस एंड एयरवे।
रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर अपन देख रहे हैं तो इन्वॉल्व इंस्पायरेशन, एक्टिव डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इंक्रीजिंग थोरेसिक वॉल्यूम। यानी कि वेंटिलेशन के अंदर ये काम करेगा तब ये थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे लंग्स, ताकि वो जो अपन एयर इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर अपने लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए। उसके बाद में जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है, पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब जो हार्ट के अंदर से ब्लड आया है पल्मोनरी वेंस के थ्रू या फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड अपने लंग्स के अंदर प्रवेश हुआ है उसके अंदर जो एयरवे है या फिर जो गैसेस का एक्सचेंज है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन के इन्फ्लुएंस के अंडर में काम होता है। उसके बाद में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसको अपन रेस्पायरेशन बोलते हैं, आकर इन एल्वोलाई वाया डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन एक टेक्निक होती है जो कि इधर की कंसंट्रेशन यदि लो होगी और इधर की हाई होगी तो हाई टू लोअर किसी भी फ्लूइड या फिर गैस का प्रवेश होगा, हाई टू लोअर, हाई टू लोअर। तो ये एल्वोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो ये प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, उसके थ्रू अपना गैस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि गैस का एक्सचेंज आखिर होता कैसे। तो ये गैस का एक्सचेंज ऑक्सीजन होती है जो ब्लड के साथ बाइंड होती है, उसको अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन। यानी कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होके ब्लड सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक्सपेल्ड होके बाहर निकल जाती है। अब अपन इसको समझते हैं क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है? ऑक्सीजन होती है जो हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाती है और वो अपनी बॉडी के पार्ट्स में सप्लाई कर दी जाती है बाया हार्ट के थ्रू। उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स के थ्रू जो बाहर का एनवायरमेंट है उसके अंदर बाहर कर दी जाती है ताकि अपने अंदर एसिडोसिस की कंडीशंस वगैरह ये अकर नहीं हो। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं तो आगे अपना लाइन है सर्फेक्टेंट रिड्यूस सरफेस टेंशन इन एल्वोलाई टू प्रिवेंट कोलैप्स। सर्फेक्टेंट रिड्यूस मतलब जो इसका सर्फेक्टेंट होता है वो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन और एल्वोलाई को कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद में अपन देखते हैं ये रेगुलेट कैसी होती है, क्योंकि अपने आप तो होती नहीं है। इसको रेगुलेट करने के लिए अपने ब्रेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, मेडुला और ओब्लोंगेटा। मेडुला और ओब्लोंगेटा क्या करते हैं? पोन्स इन ब्रेन स्टेम। ये मेडुला ओब्लोंगेटा प्रेजेंट होती है पोन्स इन ब्रेन स्टेम जो कि CO2 के लेवल को क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है। CO2 का लेवल रिस्पॉन्ड कैसे होता है? ये कीमो रिसेप्टर के थ्रू होता है, कोरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज के थ्रू। यानी कि जो अपना गैसेज का एक्सचेंज है वो मेडुला ओब्लोंगेटा के थ्रू होता है और मेडुला ओब्लोंगेटा के कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के थ्रू होता है। यानी कि मेडुला ओब्लोंगेटा उसको करते नहीं है, उसको करते तो लंग्स है, पर उनको जो संदेश भेजा जाता है या फिर जो मैसेज ब्रेन के ओब्लोंगेटा से ही भेजा जाता है। और मेडुला ओब्लोंगेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये पोन्स के अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जब रिस्पॉन्ड किसके प्रति करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्ड किसके अगेंस्ट करते हैं या फिर ये जब मैसेज किसके थ्रू देते हैं? जब CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है या फिर CO2 का लेवल डिक्रीज होता है तभी ये मेडुला ओब्लोंगेटा रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं तो ये दोनों रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। यानी कि अपन O2 के थ्रू ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। O2 इंक्रीज होगी तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, O2 डिक्रीज होगी तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कब फर्क पड़ेगा? जब CO2 इंक्रीज हो जाएगी या फिर CO2 डिक्रीज हो जाएगी, तब कीमो रिसेप्टर एक्टिव होंगे जो कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज के थ्रू अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको मैनेज करेंगे। उसके बाद में जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट अडल्ट में होती है। अब ये क्या होती है कि अपन 1 मिनट में कितनी ब्रीथ लेते हैं, मतलब कि अपन एयर को कितनी बार एक्सेल करते हैं, कितनी बार इनहेल करते हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 12 से 20 बार करते हैं। अब इसकी फिजियोलॉजी के अंदर अपन ने वेंटिलेशन पढ़ा, वेंटिलेशन के बाद में गैसेज का एक्सचेंज पढ़ा। गैसेज का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है और ऑक्सीजन बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू रेड ब्लड सेल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में रेगुलेशन पढ़ा जो कि मेडुला ओब्लोंगेटा करवाता है, CO2 रिस्पॉन्ड करता है और उसके बाद में नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 12 to 20 होती है। इससे कॉमन डिसऑर्डर लिंक कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। तो इसके अंदर एनाटॉमिकल इश्यू लाइक नैरोड एयरवे,
अब ये क्या बला होती है इसको अपन देखते हैं। नैरोड एयरवे का मतलब होता है जो अपनी ब्रोंक्योल्स होती हैं वो पतली हो जाती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, नैरोड एयरवे। ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है या फिर फैट डिपोजिशन के कारण हो सकती है, किसी के भी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है या फिर एयर के आने जाने का एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है, उसको अपन ये एनाटॉमिकल इश्यू के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा अपने पास में आता है वो है एल्वोलाई डैमेज। एल्वोलाई क्या होती है, फंक्शनल और एनाटॉमिकल यूनिट होती है किसकी, लंग्स की। इनकी यही सारा फंक्शन करती है और यही इसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है सेल्स के लेवल पर। इम्पेयर गैस एक्सचेंज होती है। इम्पेयर गैस एक्सचेंज का मतलब होता है कि कहीं CO2 ज्यादा हो गई या फिर जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है उसको सही से ये एल्वोलाई परफॉर्म नहीं कर पाती है, और इसके कारण अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल या तो इंक्रीज हो जाएगा या ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो गया तो इसको हाइपोक्सिया के अंदर अपन इंक्लूड कर देंगे, और हाइपर कैप्निया CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हाइपर कैप्निया वगैरह की कंडीशन अपने बॉडी के अंदर या फिर अपने लंग्स के अंदर अकर हो जाती है। अब अपन ने सबसे पहले मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। अपन ने इसकी कॉमन एनाटॉमी पढ़ ली है जो अपने इस टॉपिक के अंदर काम में आएगी। उसके बाद में अपन ने फिजियोलॉजी पढ़ी है। फिजियोलॉजी के अंदर अपन ने मेन पढ़ा गैसेस का एक्सचेंज जो कि एल्वोलाई में होता है और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि ये काम करवाता कैसे है या फिर होता कैसे है, तो ये रेगुलेशन होता है मेडुला ओब्लोंगेटा के थ्रू, और ये पोन्स के ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है और CO2 के प्रति रिस्पॉन्ड करता है और O2 के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ये बात अपने MCQ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं कॉमन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं जो अपने लंग से या फिर अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंक होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है एनाटॉमिकल इश्यू, वो अपन ने पहले पढ़ लिया था। इम्पेयर गैस एक्सचेंज भी अपन ने पढ़ लिया था, ये लीड करता है हाइपोक्सिया और हाइपर कैप्निया के अंदर। ये इसके अंदर जो डिसऑर्डर लिंक होते हैं वो अपन ने डिसऑर्डर पढ़ लिए। अब बेसिक सी बात है कि लंग्स का अपन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो वो डिसऑर्डर उसका काम को सही नहीं करने का तरीका ही उसका क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, वो अपन ने इसमें पढ़ लिया। अब अपन आगे पढ़ते हैं डिजीज, जो अपना मेन टॉपिक है आज का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब आप एक बात सोचो, जब अपन ने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पढ़ा था तब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हुआ था, तो उससे रिलेटेड डिजीज का डिस्कशन ही अपन इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो इसका सबसे पहले अपन जब पेपर में लिखेंगे तब भी हम ऐसे सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग अपन को प्रिफर करना है कि अपन सारी कैपिटल लेटर के अंदर लगाएं, जो कि आई कैचिंग मटेरियल कॉपी के अंदर इंक्लूड करेंगे तो नंबर या फिर मार्किंग में बहुत अच्छा बेनिफिट अपन को मिलता है। उसके बाद में अपन इसके इंट्रो पे बात करते हैं। तो इसके इंट्रो के अंदर अपन सबसे पहले कौन सा टॉपिक या फिर कौन सी लाइन इंक्लूड करेंगे वो अपन देख रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर कॉमन illness that affect the part of your breathing system above the voice box like the nose, throat, sinus and wind pipe। अब इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि कॉमन इलनेस होती है जो कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपन ने जब पहले पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि नोज, थ्रोट, साइनस और विंड पाइप इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि अपना जो ट्रेकिया के ऊपर का हिस्सा है उससे रिलेटेड जितनी भी इलनेस है वो अपन इस URTI के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपना दूसरा पॉइंट है इमेजिन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एज ए ट्री। मतलब कि ये बोल रहा है कि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक ट्री के थ्रू रिलेट करना है। अब ट्री को उल्टा उसमें अपन को एज्यूम करना है। उल्टा कैसे, तो अपन इसमें ऐसे देख सकते हैं कि ट्री होता ऐसे है, पर इसको अपन को ऐसे ना समझ के ये अपना जो ट्रेकिया हो गया वो अपनी होगी ब्रांचेज होगी ट्री की, मेन जो स्टेम होता है ट्री का वो हो गया। उसके बाद में इस प्रकार से अपन को एज्यूम करना है, मतलब कि उल्टे ट्री के थ्रू अपन को एज्यूम करेंगे तो इसको अपन अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके अंदर जब अपन आगे देखते हैं तो आगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अपर पार्ट इज ब्रांचेज वेयर एयर फर्स्ट इंटर। अपर पार्ट होता है जो कि ब्रांचेज का होता है, वहां पे एयर फर्स्टली इंटर करती है। दीज इन्फेक्शन यूजुअली कोज्ड बाई, इनकी ये इन्फेक्शन होता किसकी वजह से है, तो ये इन्फेक्शन होता है
जर्म्स लाइक वायरसेस बैक्टीरिया एंड स्प्रेड इजीली थ्रू कफिंग स्नीजिंग और टचिंग कंटामिनेटेड सरफेसेस। ये लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अपन को किस में लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे तो अपनी ये बन जाएगी डेफिनेशन। इसको डेफिनेशन के थ्रू लिखना है कि दीज इन्फेक्शन आर यूजुअली कॉज्ड बाय जर्म्स वायरस बैक्टीरिया एंड स्प्रेड इजीली थ्रू कफिंग स्नीजिंग और टचिंग कंटामिनेटेड सरफेसेस। इन लाइंस का मतलब है कि जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस है जो अपने अंदर कफ या फिर स्नीजिंग की कंडीशन अकर करेगा, टचिंग के थ्रू अपना जो सरफेस है वो कंटामिनेटेड हो जाएगी, या फिर अपन जब अपने हैंड कहीं कंटामिनेटेड सरफेस पे टच हो जाएंगे और अपन उनको वापस अपनी जो नोज है वगैरह उनको टच करेंगे तो उनके थ्रू वायरस का कंटामिनेशन या फिर वायरस ट्रांसमिशन हो जाएगा और उसके थ्रू अपने अंदर इन्फेक्शन जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में यह है कि दे आर ऑफन माइल्ड एंड गो अवे ऑन देयर ओवन बट कैन बी मोर सीरियस फॉर बेबीज ओल्डर पीपल दोज विथ वीक इम्यून सिस्टम। अब ये कहना चाह रहा है कि ये अडल्ट्स के अंदर तो वापस रिकवर हो जाता है इम्यून सिस्टम के थ्रू, पर जो ओल्डर पीपल्स होते हैं या फिर छोटे बेबीज होते हैं उनके अंदर ये रिकवर नहीं हो पाता है। रिकवर नहीं होने का मतलब है उनका इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, उसके अंदर वापस सेम कंडीशन इंक्लूड नहीं हो पाएगी। अब अपन देखते हैं कि इतनी रामायण अपन ने पढ़ ली, उसके बाद में अपन ने जो लाइंस है वो पढ़ ली कि ये जर्म्स लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया एंड स्प्रेड इजीली थ्रू कफिंग स्नीजिंग और टचिंग कंटामिनेटेड सरफेसेस। इसके अंदर बाकी सारी लाइनें हैं वो अपने समझने के लिए, बस ये डेफिनेशन है जो कि यही है, जर्म्स लाइक वायरस बैक्टीरिया एंड स्प्रेड इजीली थ्रू कफिंग स्नीजिंग टचिंग कंटामिनेटेड सरफेसेस। अब इसको अपन एक दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जब अपन कभी भी कफिंग करते हैं, एक व्यक्ति ने कफिंग की, के अंदर जो एयर ड्रॉपलेट होती है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश गई या फिर इंटर हो गई, तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया या फिर वायरस क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया और उसके थ्रू ये यूटीआरआई हो गया। यूटीआरआई मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि ये बाद में शॉर्ट नेम होता है, उसको अपन याद नहीं कर पाते हैं, तो वो यूटीआरआई होता क्या है वो भी अपन को पता नहीं रह पाता है। और उसके बाद में जो अपन ने ये ऊपर की जो 3 लाइन हाईलाइट की है यही इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसका बेसिक आइडिया क्या है, जो अपन इसके अंदर अपन कोई व्यक्ति आके अपन को पूछेंगे यूटीआरआई होता क्या है, तो उसको अपन बैक्टीरिया जर्म्स और वायरस वाली बात नहीं बता सकते, क्योंकि एक तो ओल्डर पर्सन होंगे या फिर कोई छोटा बच्चा होगा वो पूछ लेगा, तो आप उसको वायरस और बैक्टीरिया के बारे में ज्ञान नहीं दे सकते। तो उसका एक बेसिक आइडिया ये होता है कि इट्स लाइक ए कोल्ड सोर थ्रोट दैट मेक्स यू फील स्टफी एंड अनकंफर्टेबल फॉर फ्यू डेज टू ए वीक। तब अपन उनको ये समझाएंगे कि अपन जब भी श्वास ले रहे हैं तब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो ये एक इन्फेक्शन का जो रीजन होता है वो अपन उनको समझा पाएंगे। मतलब इसका बेसिक आइडिया ये होगा कि कोल्ड सोर हो जाता है थ्रोट के अंदर और वो अपन को अनकंफर्टेबल फील करवाता है, किसके अंदर, जब अपन एयर एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं उस टाइम। ये इसका इंट्रो हो गया। अब इसको अपन देखते हैं कि ये कैसे प्रेजेंट होता है अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ये इस प्रकार से होता है जैसे कि ये अपन देखते हैं नेजल कैविटी है ऊपर की साइड, और उसके बाद में फेरिंग्स है, उसके बाद में लैरिंग्स है। ये अपर रेस्पिरेटरी के जो पार्ट्स हैं वो अपन ने देख लिए, और ये है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो जूम कर किया हुआ फोटो है वो है। साइनसाइटिस क्या होता है कि जो साइनस होते हैं अपने नेजल कैविटी के ऊपर, ये वाला पार्ट जो अपन ने देखा था ये साइनस का पार्ट होता है, उसके अंदर जो इन्फेक्शन कोज होगा उसको अपन साइनसाइटिस ही बोलेंगे। उसके बाद में जो यहाँ पे अपना फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन होगा वो फेरिंजाइटिस अपन उसको बोल पाएंगे। उसके बाद में जो लैरिंग्स है नीचे की साइड उसको अपन लैरिंजाइटिस अपन उसको नाम बोलेंगे। फेरेंजाइटिस और लैरेंजाइटिस उसको अपन नाम देंगे। उसके बाद में जो साइनसाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, लैरेंजाइटिस हो गया, और ऊपर की तरफ ये ईयर के यहाँ पे होगा उसको अपन मीडिया या फिर ओटाइटिस मीडिया भी अपन उसको बोल सकते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अपन बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी डिजीज अपन एक अलग वीडियो के अंदर या फिर अगले आने वाली सीरीज के अंदर आने वाले पार्ट के अंदर अपन इसको समझेंगे। आज अपन इसको समझ रहे हैं। इसका एक दूसरा फोटो भी मैंने इंक्लूड किया है जिसकी नेजल कैविटी, ये ऊपर की साइड नेजल कैविटी होती है,
इसको भी अपन ने इंक्लूड कर दिया। और ये यहाँ पे फेरेंस होता है। यहाँ पे जब फेरेंस के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू, उसको फेरेंजाइटिस बोल देंगे। और लेरेंस के अंदर जब ये इन्फेक्शन कोज होगा उसको अपन लेरेंजाइटिस बोल देंगे। और नेजल केविटी के अंदर जब साइनस, ये साइनस यहाँ पे अपन को अच्छे से दिख रहे हैं, ये साइनस होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में अपन इसकी ईटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब अपन जब कहीं पे भी पढ़ते हैं तब ईटियोलॉजी बोल देते हैं। अब ईटियोलॉजी का मतलब अपन समझ गए तो अपन आराम से ईटियोलॉजी के बारे में 10-15 पॉइंट लिख सकते हैं। तो अपन ईटियोलॉजी को पढ़ते हैं तो ईटियोलॉजी होती क्या है वो अपन इसमें देखते हैं। तो ईटियोलॉजी होता है कि व्हाट इज कोज, इस बीमारी का कारण क्या है, यही अपने ईटियोलॉजी का मतलब होता है। तो अपन इसके पॉइंट से उनको डिस्कस करते हैं। मोस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्टार्ट फ्रॉम वायरस, मतलब ये मोस्टली किसके थ्रू होता है, वायरस के अंदर होता है। विच आर टाइनी जर्म्स टू स्मॉल टू सी विदाउट ए माइक्रोस्कोप, इनकी जो वायरस होते हैं और अपन को दिख नहीं पाते हैं, उनके थ्रू ये इन्फेक्शन होता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि द मोस्ट कॉमन वायरस इज राइनो वायरस, रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट हाफ ऑफ ऑल कोल्ड्स। जो अपने जितने भी अपन को कोल्ड होते हैं उनमें जो आधे से ज्यादा कोल्ड है उनका रीजन राइनो वायरस नाम का वायरस है। राइनो वायरस एक प्रकार का वायरस है और ये अपने जितने भी कोल्ड होते हैं अपने लंग्स के अंदर, जितनी भी बार अपन को लंग्स में डिफिकल्टीज होती है या फिर जितनी भी बार अपने ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर अपन को दिक्कत आती है, वो सारी की सारी राइनो वायरस के थ्रू आती है। आधे से ज्यादा दिक्कतें राइनो वायरस के थ्रू आती हैं। अदर वायरस जितने भी, मतलब एक राइनो वायरस ही नहीं है, बहुत सारे वायरस है जो ऐसी समस्याएं पैदा करेंगे। जैसे कि दूसरा वायरस है कोरोना वायरस, नॉट जस्ट कोविड-19 बट एवरी डे वंस। इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू जिसको फ्लू वायरस अपन बोलते हैं। उसके बाद में आरएसवी एक वायरस होता है जो किड्स के अंदर हार्ड होता है, मतलब जो किड्स के अंदर ये कोज करेगा तब उनको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। उसके बाद में अपन इसके अंदर आगे देखते हैं तो आगे बैक्टीरिया के थ्रू कैसे फैलेगा। अपन ने सबसे ऊपर वायरस के बारे में पढ़ा। कॉमन वायरस कौन सा था इसको करने वाला, राइनो वायरस था। उसके बाद में एक राइनो वायरस ही नहीं है जो ये करेगा, इसके अंदर दूसरे वायरस भी इंक्लूड है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था, इन्फ्लुएंजा हो गया, और आरएसवी जो कि किड्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी पैदा करता है। उसके बाद में अपन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया किस प्रकार से अपने लंग्स को इफेक्ट करता है। विच आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता है कि बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि एक ही सेल से बना हुआ वो ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, इसलिए ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोला है अपन ने यहाँ पे। ये कोज करता है बहुत सारे केसेस में मोर सीरियस लाइक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कोजिंग स्ट्रेप थ्रोट। जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया अपने लंग्स के अंदर नहीं, अपने जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर जाता है तो वो एक स्ट्रेप थ्रोट नाम से डिजीज को या फिर इन्फेक्शन को कोज करेगा। उसके बाद में अपन ने ऊपर की तरफ जितना भी पढ़ा उसका अपन बेसिक तरीके से किस तरह एग्जाम में लिख सकते हैं उसकी 4 लाइनें भी आपको मैं बता देता हूं। जर्म्स इंटर योर बॉडी, जब जर्म्स अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे किसके थ्रू करेंगे, ब्रीथ के थ्रू करेंगे, ड्रॉपलेट के थ्रू करेंगे, किसी और के स्नीज करने से, टच करने से, या फिर फेस से, या फिर हैंडलिंग ए डोर नॉब, मतलब डोर के जो नॉक्स होते हैं उनको अपन टच करेंगे। और उसके बाद में कंटामिनेटेड कोई भी पर्सन टच करेगा, उसके बाद में फिर अपन वापस जब भी टच करेंगे तब वो ड्रॉपलेट्स होती है जो अपने हैंड के थ्रू इन्फेक्ट कर देती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। उसके थ्रू बैक्टीरिया जर्म्स अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं या फिर इन्फेक्शन कोज कर देते हैं। रिस्क फैक्टर इंक्लूड कोल्ड वेदर, मतलब जब सर्दियों का टाइम होता है तब स्मोकिंग के थ्रू क्या होगा, वो अपने थ्रोट को क्या करेगा, इरिटेट करेगा। थ्रोट को इरिटेट कैसे करेगा, जब वो अपन जब भी कोई पर्सन स्मोक करता है तब वो एक धुआं होता है वो अंदर इनहेल करेगा, एक्सहेल करेगा, तब अपना जो थ्रोट होता है वो काम में आता है और उसके थ्रू ये इन्फेक्शन है वो भी कोज हो सकता है। उसके बाद में जो एक पर्सन से कोई दूसरा पर्सन सिगरेट ट्रांसफर कर रहा है या फिर जितनी भी स्मोकिंग टेक्निक्स होती है वो ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी कोज हो सकता है, क्योंकि एक को हो रखा होगा तो वो वायरस उसके थ्रू किसी और में भी
चला जाएगा, और वो भी एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब तक अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ी, उसके बाद में फिजियोलॉजी पढ़ी, उसके बाद में अपन ने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कोज पढ़े, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। तो मेनली ये किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू होता है। अब तक अपन को इतना याद रहेगा तो अपन इतने सारा मटेरियल अपने एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हैं। उसके बाद में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, वो इसमें एक फोटो मैंने और यहाँ पे आपको बताने के लिए रखा है कि पैरानेजल साइनस और नेजल केविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ये वायरस, यूजुअली ये वायरस के थ्रू होगा, पर बैक्टीरिया भी इसमें कहीं ना कहीं रोल आउट करता ही करता है। उसके बाद में इसकी फिजियोलॉजी, मतलब कि ये प्रोसेस कैसे होती है। अब प्रोसेस कैसे, मान लो कि बैक्टीरिया आ गया, अपन ने मान लो कि किसी कंटामिनेटेड पर्सन के एयर ड्रॉपलेट के थ्रू अपन इन्फेक्टेड होंगे। इन्फेक्टेड होने के बाद में क्या एक प्रोसेस होगी जिसके थ्रू अपना जो UTI यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कंफर्म होगा, या फिर उसके अंदर अपन को डिफिकल्टीज आएगी। वो किस प्रोसेस के थ्रू डिफिकल्टी आएगी, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। मतलब पैथोजन किस प्रकार से काम करेगा अपनी बॉडी के अगेंस्ट या फिर अपने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगेंस्ट। तो उसके अंदर अपन सबसे पहले ये देख रहे हैं किस तरह काम करेगा। तो सबसे पहले काम कब करेगा? जब इंटर करेगा। बैक्टीरिया या फिर वायरस है जो कि इंटर किए नोज के थ्रू, उसके बाद में इम्यून के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने इफेक्ट किया, उसके बाद में हेयर लाइनिंग फिल्टर एंड ट्रैप सम पैथोजन। अब बैक्टीरिया वायरस नोज के थ्रू इंटर हो गए, उसके बाद में इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर दिया, उसके बाद में हेयर लाइनिंग फिल्टर ट्रैप सम पैथोजन। उसके बाद में जो हेयर लाइनिंग फिल्टर एंड ट्रैप सम पैथोजन, इस वाली लाइन का मतलब है कि कुछ कुछ पैथोजन्स को हेयर लाइनिंग फिल्टर्स रोक लेते हैं नोज के अंदर आने से या फिर इन्फेक्शन कोज करने से पहले ही, पर कुछ कुछ बच जाते हैं जो ट्रैप्ड नहीं हो पाते हैं, कोटेड होते हैं म्यूकस के थ्रू। तो वो आगे क्या प्रोसेस करेंगे, किस तरीके से बीमारी कोज करेंगे, वो अपन देखते हैं। ट्रैप्ड पैथोजेंस आर कोटेड बाय म्यूकस। जो ट्रैप होते हैं वो म्यूकस से कोटेड होंगे। सिलियरी एक्शन ट्रांसपोर्ट पैथोजेंस अप टू फेरिंग्स। जो सिलियरी एक्शन ट्रांसपोर्ट पैथोजन अप टू फेरिंग्स, फेरिंग्स से ऊपर ऊपर सिलियरी एक्शंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे पैथोजेंस। उसके बाद में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बाय द इम्यून सिस्टम। उसके बाद में जो अपना इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। वो रिस्पॉन्ड करेगा कैसे? स्वेलिंग के थ्रू, इरिथमा के थ्रू, इंक्रीज्ड म्यूकस सीक्रेशन के थ्रू। अब अपन इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज के अंदर ये होता कैसे है। इसको समझने के लिए अपन देखते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया या फिर वायरस ने क्या किया? इंटर कर लिया। बैक्टीरिया या फिर वायरस ने इंटर करने के बाद में क्या किया? नोज के थ्रू इंटर किया था, और इम्यून सिस्टम को, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसने रोकने की कोशिश की, पर वो बैक्टीरिया नहीं रुक पाया, या फिर उसके अंदर म्यूकस से कोटेड लेयर थी जिसके कारण वो बच गया। उसके बाद में वो आगे पहुंचा। आगे पहुंचने के बाद में अपनी बॉडी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट कुछ तो करेगी, उसके अंदर कुछ तो इम्यून सिस्टम के अंदर भी डिफेंस होगा जो उसके प्रति अपना रिस्पॉन्ड दिखाएगी। तब अपना इम्यून सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्ड दिखाता है? वो स्वेलिंग के थ्रू रिस्पॉन्ड दिखाएगा, इरिथमा के थ्रू रिस्पॉन्ड दिखाएगा, इंक्रीज्ड म्यूकस सीक्रेशन के थ्रू रिस्पॉन्ड दिखाएगा। ये किस लिए दिखाएगा? ताकि जो बैक्टीरिया है वो म्यूकस के थ्रू वापस बाहर आ जाए, या फिर वायरस है जो म्यूकस के थ्रू एक्सेल हो जाए, मतलब बाहर निकल जाए। इसका मतलब ये हुआ। तो इसकी पैथोलॉजी सिंपल सी है, बैक्टीरिया वायरस नोज के थ्रू अंदर आया, अंदर आते ही इम्यून को, जो इम्यून सिस्टम होता है उसको इफेक्ट किया। इफेक्ट करने के बाद में जो सम पैथोजेंस होते हैं वो लाइनिंग या फिर एयर लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाते हैं, बाकी वाले नहीं हो पाते, वो आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद में इन्फेक्शन कोज करेंगे इम्यून सिस्टम में। उसके बाद में इम्यून सिस्टम ये तीन कंडीशन अपन जो देखी वो कोज करेगा, कौन सी? स्वेलिंग वाली, इरिथमा वाली और इंक्रीज्ड म्यूकस सीक्रेशन वाली। उसके बाद में जो साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आते हैं। सबसे पहले अपन ने ईटियोलॉजी पढ़ी। ईटियोलॉजी में वो काम कैसे करेगा या फिर वो किस वजह से हो रहा है। उसके बाद में पैथोफिजियो पढ़ी, वायरस अपनी बॉडी के अगेंस्ट कैसे काम करेगा। उसने काम कर दिया, वायरस ने काम अब कर दिया। उसके बाद में अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या इफेक्ट आएंगे वो होते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब इसके अंदर अपन जब देखते हैं तो उसके अंदर अपनी जो स्नीजिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी सबसे पहले। उसके बाद में कॉमन वन इंक्लूड रेनी और स्टफी नोज।
रनी और स्टफी नोज, इसके थ्रू म्यूकस जो होगा वो अपनी नोज के थ्रू बाहर आएगा। सोर थ्रोट होगा, यानी कि पेन होगा किसके अंदर, थ्रोट के अंदर पेन होगा। कफ, कफ जो होता है वो म्यूकस के थ्रू बाहर आएगा। स्नीजिंग होगी, फीवर भी आ सकता है, माइल्ड फीवर आएगा। हेडेक होगी, हेडेक क्यों होगी, क्योंकि जो साइनस होते हैं वो हेडेक को कॉज करेंगे। फटीग फील होगा एंड वाटरी आईज, आंखों के अंदर भी पानी आ सकता है। तो इसके अंदर मेन क्या है, स्नीजिंग होती है। स्टफी नोज हो जाएगा, रनी नोज हो जाएगा, कफ, स्नीजिंग, माइल्ड फीवर हो जाएगा, हेडेक, फटीग, ये सारी कंडीशन अकर हो जाएगी। इन किड्स, किड्स के अंदर क्या होगा, इट माइट इंक्लूड ईयर पेन। किड्स के अंदर जो डेवलपमेंट जो बॉडी का है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है, अंडर डेवलप्ड होता है किड्स, तब उसके अंदर ईयर पेन भी अपन देखते हैं कि कोज हो जाता है, कभी कभार इन्फेक्ट हो जाता है। फॉर बैक्टीरियल लाइक स्ट्रेप, जो अपन ने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वो किस तरीके से काम करता है या फिर वो किस तरीके से बॉडी के अगेंस्ट काम करेगा, उसके प्रति बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी, तो उसमें क्या होता है कि ये नो कफ, उसके अंदर कफ जनरेट नहीं होता है, परंतु व्हाइट पैचेज थ्रोट के अंदर आ जाते हैं। जो अपनी ग्लैंड होती है वो सूज जाती है या फिर उनमें स्वेलिंग हो जाती है और फीवर होता है वो इस 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो जाता है। उसके अंदर जो उसके बाद में अपन ने देखो इसके अंदर मेन पॉइंट क्या देखा, सबसे पहले स्नीजिंग देखा, रेनी नोज देख लिया, उसके बाद में माइल्ड फीवर हो गया, उसके बाद में हेडेक, फटीग, वाटरी आईज हो गई, उसके बाद में किड्स के अंदर ईयर के अंदर पेन होगा। उसके बाद में जब बैक्टीरियल के अंदर आएगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, कफ को जनरेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, व्हाइट पैचेज कोज करेगा। और अपनी जो ग्लैंड होती है, नेक ग्लैंड होती है, नेक ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड आ गई, थायराइड वाली ग्लैंड आ गई, उनके अंदर स्वेलोइंग ला देगा। उसके बाद में इसके सिम्टम कब तक अपीयर होंगे, 2 से 3 दिन के अंदर इसके सिम्टम अपीयर होंगे और उसके बाद में 7 से 10 दिन के अंदर ये फेड हो जाएंगे। उसके बाद में थिंक ऑफ इट्स एज योर बॉडी सिग्नलिंग, मतलब अपनी बॉडी किस तरीके से सिग्नल देती है अपन को कि अपनी बॉडी के अंदर समथिंग कुछ रॉन्ग हो रहा है, रॉन्ग अप एयर, समथिंग रॉन्ग अप एयर, मतलब अपनी बॉडी अपन को सिग्नल दे रही है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ तो हुआ है, उसके कारण अपन को साइन एंड सिम्टम अपीयर होंगे। साइन एंड सिम्टम अपीयर होने के बाद में पेशेंट कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल के अंदर जाएगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद में डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, मतलब अपन मेडिकल लैंग्वेज में चेकअप्स करेंगे जिनके थ्रू कंफर्म होगा कि ये प्रॉब्लम आखिर किसके थ्रू हुई है, बैक्टीरिया के थ्रू हुई है, वायरस के थ्रू हुई है। तो उसको अपन डायग्नोस्ट करने के लिए अपन टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि अपन को कंफर्म प्रॉब्लम का पता चलेगा तब अपन उसको एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरस की ड्रग्स दे पाएंगे और उसको वापस ठीक कर पाएंगे। मोस्ट आर डायग्नोस्ड बाय सिम्टम अलोन, नो नीड फॉर फैंसी टेस्ट, मतलब ज्यादातर जो भी इसके डायग्नोसिस होते हैं वो सिम्टम से ही पता चल जाता है। कफिंग हो रही है तो वायरस का इन्फेक्शन है, कफिंग नहीं हो रही है और पेन हो रहा है तो वो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, क्योंकि अपन ने ऊपर साइन एंड सिम्टम के अंदर ये देखा है कि कॉमनली वन इंक्लूड रेनी और स्टफी नोज, सोर थ्रोट, कफ, स्नीजिंग, माइल्ड फीवर, हेडेक, फटीग, वाटरी आईज, ये वायरस के थ्रू होंगे। और यदि इसके अंदर कफ अपन को नहीं आ रहा है तो व्हाइट पैचेस हो रहे हैं थ्रोट के अंदर, तो ये किसके थ्रू होगा, बैक्टीरियल के थ्रू होगा। बैक्टीरिया भी कौन सा होगा, मेनली स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस, वो वाला बैक्टीरिया होगा। इसलिए सारे के सारे इसकी डायग्नोसिस सिम्टम के थ्रू पता चल जाता है, पर डॉक्टर चेक करने के लिए उसके अंदर क्विक स्वेब टेस्ट, जो स्वेब की अपने डायग्नोसिस की स्पेसिमेन टेक्निक होती है, स्वेब लेना, जो रुई के द्वारा बना हुआ स्वेब एक अपने पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू अपन उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, जो कि थ्रोट कल्चर के अंदर इंक्लूड होगा। थ्रोट कल्चर मतलब थ्रोट के अंदर से अपन उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे, उस सैंपल को बोलेंगे क्या, स्पुटम बोलते हैं। उसके बाद में ब्लड टेस्ट भी अपन क्या टेस्ट करने के लिए लेंगे, ब्लड टेस्ट अपने अंदर जो WBC होती है, ब्लड सेल्स के अंदर टाइप होता है, वो क्या करेगी, अपने अंदर इन्फेक्शन को डिटेन कर लेगी या फिर इन्फेक्शन को बता देगी, क्योंकि जब व्हाइट सेल्स इंक्रीज होती है या फिर WBC इंक्रीज होती है तब अपन को पता चलता है कि अपनी बॉडी के अंदर समथिंग वेंट रॉन्ग या फिर अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज हुआ है। उसके बाद में नेजल स्वेब
नाक के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, स्वेबिंग टेक्निक होती है स्पूटम वाली, वो सेम ही इस नेजल के थ्रू भी ले लेंगे। पीसीआर भी अपन करते हैं वायरस को पता करने के लिए। एक्सरे करते हैं अपन साइनस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन को पता करने के लिए। और उसके बाद में जो डिटेक्टिव सिम्टम आर क्लू टेस्ट कंफर्म द कल्प्रिट जम्स, जो टेस्ट होते हैं वो कंफर्म करते हैं कि इसको बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज होंगे पेशेंट के अंदर, उनको अब अपन देखते हैं। तो व्हाट कैन गो रॉन्ग इफ नॉट हैंडल्ड। कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि पेशेंट के अंदर ऐसी कौन सी समस्या हो रही है जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में अपन देखते हैं। मोस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिजोल्व, मतलब बहुत सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो रिजोल्व हो जाते हैं, पर कोई कोई नहीं होते, जैसे कि बट जब ये लंबे समय तक रहता है तो ये ईयर के अंदर भी क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। तब अपन ने ये पढ़ा था ओइटाइटिस, अपन ने उस फोटो के अंदर जब ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो रहा था तब इसको ओइटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ये ईयर के अंदर इन्फेक्शन करता है, ये कोजिंग पेन, ये बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन को कोज करता है। और उसके बाद में जो साइनस होते हैं, साइनसाइटिस, जो कि अपने अंदर हेडेक और फेशियल पेन को क्या बोलते हैं, कोज करेंगे। और लोअर लंग्स के अंदर ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया भी कोज कर देंगे। उसके बाद में जो रेयर केसेस होते हैं या फिर अनट्रीटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो रूमेटिक फीवर और किडनी प्रॉब्लम को भी आगे अकर करता है और आगे अपनी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देता है। फॉर वीक पीपल, मतलब जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, इट कैन रोजन अस्थमा लीड टू डिहाइड्रेशन फ्रॉम नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये अस्थमा को कोज कर देंगे जब वो डिहाइड्रेशन और कुछ खाएंगे पिएंगे तब। उसके बाद में अपन ने सबसे पहले ईटियोलॉजी पढ़ ली। ईटियोलॉजी के बाद में अपन ने क्या पढ़ा, पैथोफिजियो पढ़ी। पैथोफिजियो के अंदर अपन ने देख लिया कि बैक्टीरिया और वायरस किस तरीके से यूटीआरआई कोज करते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद में अपन ने कॉम्प्लिकेशंस देख लिए। कॉम्प्लिकेशंस के बाद में अब अपन देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मेन अपना काम यहाँ पे शुरू होता है मैनेजमेंट का। उसके बाद में मैनेजमेंट भी 3 तरीके से अपन देखेंगे। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, उसके बाद में फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे, उसके बाद में कौन सा मैनेजमेंट देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपन सबके लिए। एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप सभी ने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी सीरीज अब अपन ने सबसे पहले रेस्पिरेटरी की सीरीज चल रही है, उसके अंदर अपन ने यूआरटीआई यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, उसका लास्ट टॉपिक बचा है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में भी अपन आगे की जो जितनी भी डिजीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड उनको अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आप सबकी इच्छा हुई थी एक सीरीज के थ्रू जितना भी एमएसएन का सिलेबस है उसको अपन इसके अंदर कवर करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे मोटिवेशन के लिए और अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए और इंक्रीज आउट करने के लिए। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आता है फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी। फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर अपन क्या देंगे, जितनी भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो सारी की सारी टेबलेट देंगे, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले आ गई एंटीपायरेटिक्स, जिसकी पैरासीटामोल हो गई, इब्यूप्रोफेन हो गई फीवर एंड पेन के लिए। पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, उसको बचाने के लिए पैरासीटामोल या फिर इब्यूप्रोफेन देंगे, ठीक है। उसके बाद में डीकॉन्जेस्टेंट्स, नेजल स्प्रे, ओरल स्यूडो इफेड्रिन रिलीव टू कंजेशन। ये डी कंजेस्टेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। डी कंजेस्टेंट्स मतलब अपने नोज के अंदर जितना भी म्यूकस है, जितना भी स्टफ है, उसको बाहर निकालने के लिए नेजल स्प्रे, ओरल स्यूडो इफेड्रिन या फिर रिलीव कंजेशन जितनी भी टेबलेट होती है वो देते हैं। एंटीपायरेटिक हो गया हेडेक फीवर को रिलीज करने के लिए, डी कंजेस्टेंट्स हो गए जो कि नेजल स्प्रे हो गया, ओरल स्यूडो इफेड्रिन हो गया जो कि कंजेशन को रिलीव करेगी। उसके बाद में एंटी हिस्टामिन्स देंगे फॉर एलर्जिक राइनेटिस एंड स्नीजिंग को बचाने के लिए।
उसके बाद में एंटीबायोटिक देंगे जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर ही देंगे यदि वो कंफर्म हो गया है तो, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाइल फ्रेंजाइटिस के अंदर भी इसको अपन देंगे। उसके बाद में सपोर्टिव थेरेपी क्या होगी, एडिक्वेट हाइड्रेशन। अब अपन सबसे पहले अपन देखें तो यूटीआरआई कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको अपन अपने स्तर पर, जब ये छोटे स्तर पर है तब अपन को इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी नहीं बन पाती। इसको सोल्व करने के लिए अपन को हाइड्रेशन पे जोर देना होगा, मतलब हाइड्रेशन पे जोर नहीं देना, उसको उसके एडिकेट को बढ़ाना होगा या फिर हाइड्रेट रखना होगा बॉडी को सबसे ज्यादा। उसके बाद में वार्म सलाइन या फिर गर्गल्स फॉर सोर थ्रोट। अब ये टेक्निक्स अपने अंदर अपनी फैमिली के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रयोग में ली जाती है कि बहुत ज्यादा पानी पियो, गरम गरम पानी से वो गार्गल्स करो जो कि सोर थ्रोट को कम करेगा। उसके बाद में आजकल विक्स बहुत ज्यादा चल रही है। उसके बाद में स्टीम इनहेलेशन एंड नेजल कंजेशन, छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टीम के थ्रू भी अपन ट्रीट कर सकते हैं इससे बचाने के लिए। ये बेटर रहता है उस फार्मेकोलॉजिकल से, क्योंकि एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स, डीकंजेस्टेंस, इनके जो अपने दुष्प्रभाव है शरीर पर वो बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। पैरासिटामोल, इबोप्रोफेन फीवर एंड पेन के लिए तभी देंगे जब वो सीवियर है और अपने आप ठीक नहीं हो रही। अब सपोर्टिव थेरेपी के बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जब अपने ओल्ड पर्सन या फिर जितने भी बेबीज है उनके अंदर ये सीवियर कंडीशन के अंदर आ जाती है या फिर पेन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने लग जाता है, तब अपन ये सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट कौन करता है, डॉक्टर के थ्रू होता है। इसमें नर्सिंग स्टाफ सिर्फ हेल्प आउट का रोल करेंगे। तो सबसे पहले सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन देखेंगे टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी क्या करती है, जब ये टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल्स के अंदर इन्फ्लामेशन फॉर्म हो जाएगा, उसको एपनिया हो गया या फिर लार्ज इनलार्ज टॉन्सिल्स हो गए, उनको बाहर निकालने के लिए सर्जरी मेथड के थ्रू टॉन्सिलेक्टोमी को अपन जनरेट करते हैं। टॉन्सिल्स, ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, इनको मेडिकल इक्विपमेंट की हेल्प से कट आउट करके इनको बाहर निकाल दिया जाता है ताकि बॉडी वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। उसके बाद में ये एडिनोटेक्टोमी जो कि फॉर क्रोनिक एडिनोइड हाइपरट्रोफी कोजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, ये जहाँ पे जो एडिनोइड होती है, एडिनोइड बहुत ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देती है, तब उसको अपन बाहर निकालेंगे। सबसे पहले एडिनोइडेक्टोमी, उसके बाद में अपन ने देखा ऊपर सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले टॉन्सिलेक्टोमी, उसके बाद में एडिनोइडेक्टोमी, उसके अंदर एडिनोइड को बाहर निकालेंगे। उसके बाद में साइनस सर्जरी। साइनस सर्जरी क्यों करते हैं, साइनस सर्जरी तब करेंगे फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी फॉर क्रोनिक साइनसाइटिस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकल थेरेपी। साइनसाइटिस कब करेंगे, जब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया या फिर उसके अंदर पस फॉर्मेशन हो गया इन्फेक्शन के थ्रू, तब ये साइनस वाला प्रोसेस अपन करेंगे। ड्रेनेज प्रोसीजर, ड्रेनेज प्रोसीजर जो साइनस होते हैं उनमें वाटर को अपन ड्रेन करके भी निकाल सकते हैं या फिर पस फॉर्मेशन हो गया तो उसको साइनसाइटिस के थ्रू अपन बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है पेपर के अंदर लिखने में, और यही अपना काम है और अपना काम ही अपन को सही तरीके से करना है। सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है असेसमेंट। इसको अपन बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले क्या है, असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर अपन क्या क्या असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइन, रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड हाइड्रेशन। रेस्पिरेटरी स्टेटस मतलब इनहेल एक्सेल की प्रोसेस अच्छे तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, ये पेशेंट में मॉनिटर करेंगे, अपन को उसको ऑब्जर्व करेंगे। और वाइटल साइंस को अपन एक टाइम पीरियड के बाद में लेंगे, हाइड्रेट रखेंगे पेशेंट को। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन, अपन उसको कॉम्प्लिकेशन उसका पेशेंट का ऑब्जर्व करेंगे कि एयरवे के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा, स्प्रेडिंग या फिर इन्फेक्शन कोज नहीं हो रहा। उसके बाद में ये अपन ने असेसमेंट किया। असेसमेंट के अंदर सबसे पहले वाइटल साइन जो अपना रामबाण सबसे पहला पॉइंट होता है मैनेजमेंट में वो होता है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है तो रेस्पिरेटरी स्टेटस आ गया, हाइड्रेशन, ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद में इंटरवेंशन, अपन उसके बीमारी को या फिर उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं उनको बचाने के लिए अपन उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं उनको अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इंटरवेंशंस कैसे, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, उनके हाइड्रेशन को बढ़ाने के लिए अपन उनके अंदर जो फ्लूइड इनटेक है या फिर बैलेंस डाइट है उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद में प्रोवाइड कंफर्ट मेजर, कंफर्ट मेजर्स मतलब वार्म कंप्रेसेस, थ्रोट लोजिनेस, लोजेंगेंस,
वार्म कंप्रेसेस मतलब अपन उनको गर्म या हीट वगैरह या फिर गर्म पानी से वो गैंग्रीन्स वगैरह के वो अपन उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में पेशेंट को एजुकेट करेंगे हाइजीन के बारे में, कफ या फिर कफ एटिक्विट्स के बारे में कि अपन उसको राइनो वायरस को या फिर ये जितनी भी कंडीशंस अकर हो रही है ये औरों को ना फैले, इससे बचाने के लिए अपन पेशेंट को एजुकेट करेंगे, हैंड हाइजीन उनको सिखाएंगे। उसके बाद में प्रमोट करेंगे रेस्ट और स्ट्रेस रिडक्शन के अंदर। उसके बाद में एडमिनिस्टर करेंगे प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी, एंटी हिस्टामिन हो गई और पैरासिटामोल्स वगैरह हो गई, वो सारी की सारी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन वाला पॉइंट क्या है, जो एग्जामिनर को भी चेक करेगा तब सबसे लास्ट में अपने ये हेल्थ एजुकेशन नाम देखेगा, तब वो सोच लेगा कि स्टूडेंट को बहुत कुछ आता है, तब तक ये हेल्थ एजुकेशन लिख रहा है। उसके अंदर अवॉइड स्मोकिंग, एक्सपोजर टू इरिटेंट्स, इंपोर्टेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग एंटीबायोटिक कोर्स इफ प्रिस्क्राइब्ड, और वैक्सीनेशन करना है इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकलियल फॉर वायरसेस के अंदर उनका प्रिवेंशन करने के लिए इनकी जो वैक्सीन्स आती हैं उनको टाइम टू टाइम लगवाना है। और पेशेंट को टीच करना है अर्ली रिकॉग्निशन के लिए, और सिम्टम्स जब भी अकर हो तब उसको क्या करना है, हॉस्पिटल के अंदर अपना चेकअप वापस दोबारा से करवाना है। तो अपन ने इसका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने पढ़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन की रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है या फिर उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो अपन ने सबसे पहले एनाटॉमी के अंदर देखा कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नोज, नेजल कैविटी, साइनस, फेरिंग्स, लेरिंग्स सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ब्रोंक्यूल्स वगैरह, एल्वोलाई वगैरह इंक्लूड होते हैं। उसके बाद में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बाद में अपन देखा कि थोरेसिक केज वगैरह इंक्लूड होते हैं, एसेसरी मसल्स वगैरह होती है। उसके बाद में अपन ने एक प्यारा सा फोटो देखा था। उसके बाद में इसकी फिजियोलॉजी की काम कैसे करता है, काम के अंदर अपन वेंटिलेशन को स्किप भी कर सकते हैं लिखने में, और गैस एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस एक्सचेंज के अंदर ऑक्सीजन कैसे बाइंड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सेल आउट होती है, रेगुलेशन किसके थ्रू होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में कॉमन डिसऑर्डर कौन कौन से लिंक होते हैं इससे, अस्थमा वगैरह, वो देखा। उसके बाद में अपन ने यूआरटीआई के बारे में पढ़ा। यूआरटीआई का सबसे पहले अपन ने इंट्रो देखा। इंट्रो के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है, जर्म लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया एंड स्प्रेड इजीली थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस। उसके बाद में अपन ने देखा इसकी ईटियोलॉजी कैसे होती है कि ये कैसे कोज होता है, वायरस और बैक्टीरिया के थ्रू मोस्टली कोज होगा। उसके बाद में अपन ने देखा फिजियोलॉजी किसके थ्रू एंटर करेगा, नोज के थ्रू एंटर करेगा, इम्यून सिस्टम को डिफेंस करेगा और इम्यून सिस्टम वापस स्वेलिंग, इरिदमा, इंक्रीज म्यूकस सीक्रेशन वगैरह की प्रक्रिया शुरू करेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर स्नीजिंग होगी मेनली, ईयर पेन भी हो सकता है बेबीज के अंदर, 2-3 दिन में अपीयर होंगे सिम्टम्स। उसके बाद में डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स के अंदर ज्यादातर इनका पता किससे लगा लिया जाता है, सिम्टम से लगा लिया जाता है। उसके बाद में डॉक्टर थ्रोट कल्चर भी करते हैं पीसीआर वायरस को चेक करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, हेडेक हो जाता है, साइनसाइटिस के कारण ब्रोंकाइटिस हो जाता है। उसके बाद में अपन ने देखा मैनेजमेंट किस टाइप से होता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में फार्मेकोलॉजिकल थेरेपीज, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स वगैरह। और उसके बाद में सपोर्टिंग थेरेपी अपन ने देखी, एडिक्वेट हाइड्रेशन, वार्म सलाइन, गार्गेलिन्स, सोर थ्रोट। उसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट देखा, टॉन्सिलाइक्टोमी और एडिनोइड जो कि एडिनोइड्स को अपन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं काट के। साइनस सर्जरी के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट जो अपना काम है वो अपन ने पढ़ा। अपना काम में सबसे पहले असेसमेंट पढ़ा, इंटरवेंशन पढ़ा, हेल्थ एजुकेशन पढ़ी। हेल्थ एजुकेशन पॉइंट अपन को जरूर इंक्लूड करना है और इंटरवेंशन जरूर इंक्लूड करने हैं, असेसमेंट भी इंक्लूड करना है। इतना पढ़ने के बाद में आप सभी का धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। और आगे की डिजीज भी अपन जल्द ही यूट्यूब पर लाएंगे। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार में ज्वाइन हो और किसी भी बच्चे को जिसको इसकी जरूरत है या फिर जिस भी भाई को इसकी जरूरत है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।